गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे खुश हो, अपना ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो, स्वस्थ हो। और आज का ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर तुम लोग मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अगर हमने कर लिया तो फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर हमने शुरू किया था थर्मोडायनामिक्स, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। दो टॉपिक है, एक ये टॉपिक जो हम अभी शुरू करने वाले हैं ये टॉपिक, और एक छोटा सा टॉपिक है। अगर ये दो टॉपिक आज ही हम ख़त्म कर देंगे तो आज ही हमारा थर्मोडायनामिक्स का ये लेक्चर, थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर शुरू किया, चैप्टर नंबर 12, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग टू यू सबको, बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे। तो मैं तुम लोगों का फैकल्टी गोपाल दास। चलो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज जो टॉपिक हम करेंगे उसका नाम है कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल। ठीक है, और यानी एक ही बात है, बात हमारा एक ही है। ठीक है, बात हमारा एक ही है, क्योंकि ये जो इंजन है, ये जो साइकिल है, ये साइकिल एक ही साइंटिस्ट ने बनाया था। एक ही साइंटिस्ट ने ये बनाया था, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। एक ही साइंटिस्ट का ये करामात है, एक ही इंजीनियर का ये करामात है, जिनके वजह से, जिनके नाम के वजह से ये साइकिल का, इंजन का नाम पड़ा कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो आज का टॉपिक इसी इंजन, हमने पिछले चैप्टर पे हीट इंजन के बारे में, पिछले लेक्चर पे हमने हीट इंजन के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल के बारे में। चलो शुरू करते हैं। तो कार्नोट साइकिल स्पेशली 1824 में, इसके थोड़ा सा हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं। 1824 में एक साइंटिस्ट और एक इंजीनियर, इसका नाम है जॉर्ज कार्नोट, उन्होंने इस इंजन का, इस साइकिल का डेवलप किया था, जिसमें एफिशिएंसी उन्होंने एज्यूम किया था, जिसपे एफिशिएंसी एकदम पूरा 100%, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी इंजन का एफिशिएंसी 100% नहीं रहता है। उन्होंने ये एज्यूम किया था। ठीक है, तो इसी इंजन का उन्होंने एक आइडिया दिया था, एक ऑपरेशन उन्होंने दिया था, एक आइडिया दिया था। उन्हीं के नाम की वजह से इस इंजन का नाम पड़ा कार्नोट इंजन। ठीक है, अच्छा, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका ऑपरेशन हम देखेंगे। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन के लिए पहला रहेगा एक सोर्स, जो हॉट बॉडी रहेगा। ठीक है, दूसरा रहेगा सिंक, जो कि हमारा कोल्ड बॉडी पे रहेगा। तीसरा रहेगा हमारा स्टैंड। ठीक है, ये एक इंसुलेटर पकड़ लो, इसमें से कोई हीट पास नहीं होगा, इंसुलेटर। ठीक है, और चौथा है हमारा इंसुलेटिंग सिलेंडर। ये चार कंपोनेंट्स हमको लगेंगे ये कार्नोट इंजन को बनाने के लिए। ठीक है, ये चार हमको कंपोनेंट चाहिए। कौन कौन से चार? पहले सोर्स रहेगा, उसका एक टेम्परेचर रहेगा, हॉट टेम्परेचर पे यानी गर्म टेम्परेचर पे रहेगा। दूसरा रहेगा हमारा सिंक, जो कि लो टेम्परेचर पे रहेगा, ठंडा टेम्परेचर पे रहेगा। तीसरा है हमारा एक इंसुलेटिंग स्टैंड, वुड का, प्लास्टिक का, कुछ भी का पकड़ लो, एक इंसुलेटिंग स्टैंड रहेगा जिसमें से कोई हीट पास नहीं होगी, जिसका कोई हीट नहीं है। और चौथा है हमारा एक इंसुलेटिंग सिलेंडर, जिसमें एक मूवेबल पिस्टन रहेगा, इंसुलेटिंग सिलेंडर विथ मूवेबल पिस्टन, विथ मूवेबल पिस्टन। ठीक है, इंसुलेटिंग सिलेंडर रहेगा एक मूवेबल पिस्टन के द्वारा कनेक्टेड। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट हमको चाहिए होंगे कार्नोट इंजन बनाने के लिए। धीरे धीरे हम चलेंगे, पहले ये सोर्सेस, पहले ये कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं।
ठीक है, उतार लो ये फटाफट स्क्रीन को पॉज करके। उतार लिया? चलो अच्छा, तो इन सबको हम कनेक्शन कैसे करेंगे, इन सबको हम कनेक्शन कैसे करेंगे प्रैक्टिकली कार्नोट इंजन का साइंटिस्ट ने जॉर्ज कार्नोट ने कैसे एज्यूम किया था। हम इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा सोर्स, ये है हमारा स्टैंड, और ये है हमारा सिंक। ठीक है, ये है सोर्स, ये है स्टैंड और ये है सिंक। ठीक है, अच्छा, अभी एक इंसुलेटिंग सिलेंडर रहेगा मूवेबल पिस्टन के साथ। इंसुलेटिंग सिलेंडर यानी चारों ओर से बंद, ना तो हीट अंदर आ रहा है ना तो हीट बाहर जा रहा है, पूरा इंसुलेशन, एकदम पूरा इंसुलेशन। उसमें एक पिस्टन रहेगा ऐसे, ठीक है, ये हो गया हमारा पिस्टन जो ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन हो सकता है। तो ये हो गया हमारा इंसुलेटेड सिलेंडर विथ मूवेबल पिस्टन। इंसुलेटेड सिलेंडर विथ मूवेबल पिस्टन। ठीक है, ये हो गया हमारा सोर्स जिसका टेम्परेचर रहेगा सपोज T1 पे। ये इंसुलेटर स्टैंड है, एक इंसुलेटर स्टैंड है, इसमें कोई टेम्परेचर नहीं रहेगा। और ये है सिंक जिसका टेम्परेचर है, पकड़ लेते हैं T2 पे। तो ये एक बेसिक कार्नोट इंजन का डायग्राम है। ठीक है, एक बेसिक कार्नोट इंजन का डायग्राम है। उतार लो फटाफट ये कॉपी पे। ओके, तो इसका ऑपरेशन कैसे रहेगा, ये काम कैसे करेगा, ये 4 मोड पे हम डिस्कशन करेंगे। चार ऑपरेशन 4 मोड पे हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 मोड पे हम काम करेंगे। इसको कार्नोट इंजन के भाषा में कार्नोट इंजन ने या जॉर्ज कार्नोट ने नाम दिया था फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, यानी ये 4 स्ट्रोक पे हम काम करेंगे। ठीक है, 4 स्ट्रोक पे ऑपरेशन देखेंगे। इसका ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन नंबर 1, फर्स्ट स्ट्रोक, आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, सेकंड स्ट्रोक, एडियाबैटिक एक्सपांशन,
थर्ड स्ट्रोक, आइसोथर्मल, कंप्रेशन, ठीक है, और फोर्थ स्ट्रोक डायबिटिक कंप्रेशन। तो फर्स्ट हम एक्सपांशन देखेंगे, उसके बाद हम कंप्रेशन देखेंगे। ये 4 मोड पे काम करेगा, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक। यानी ये जो इंजन है ये हमारा फोर्थ स्ट्रोक वाला इंजन है, ठीक है। हम तो जानते हैं सेकेंड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक वाला इंजन, तो मतलब ये फोर्थ स्ट्रोक वाला गाड़ी, सेकेंड 2 स्ट्रोक वाला गाड़ी, 4 स्ट्रोक वाला गाड़ी, ठीक है। तो ये जो इंजन कार्नोट ने जो एज्यूम किया था, जो इंजन जो एज्यूम किया था, ये मोड ऑफ ऑपरेशन 4 ऑपरेशन में काम करता है। एक है फर्स्ट स्ट्रोक आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडायबिटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडायबिटिक कंप्रेशन, ठीक है। अच्छा, उतार लो। उसके बाद हम धीरे धीरे चारों स्ट्रोक देखेंगे। चलो, फर्स्ट स्ट्रोक आइसोथर्मल एक्सपांशन। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रोक पे हम क्या करेंगे कि एक्सपांड करेगा। तो अभी आइसोथर्मल अगर एक्सपांड करेगा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर को सोर्स पे बिठाएंगे। फर्स्ट आइसोथर्मल फर्स्ट स्ट्रोक के लिए हम क्या करेंगे, सिलेंडर को हम सोर्स पे बिठाएंगे। अब सोर्स तो हमारा हॉट बॉडी है, गर्म है, सोर्स तो हमारा गर्म है, जिसके वजह से ये जो पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। गर्म होने की वजह से पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो गैस एक्सपांड हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है। टेम्परेचर हमारा ये कांस्टेंट है, ये सोर्स का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। आइसोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या, आइसोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस होता रहता है, ठीक है। तो सोर्स का टेम्परेचर जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है। अभी हम सिलेंडर को सोर्स पे बिठाएंगे, जिसके वजह से गैस क्या होगा, एक्सपांड होता रहेगा। ये पिस्टन का मूवमेंट ये ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, dW हम तो जानते ही है, dW थर्मोडायनामिकल वर्क डन, dW PdV, ठीक है। तो टोटल वर्क डन W इंटीग्रेशन dW लिमिट फ्रॉम 0 to W, ठीक है। मान के चलते वॉल्यूम हमारा चेंजेस हो रहा है V1 से लेकर V2 तक, ठीक है। अच्छा, तो P के जगह पे हमने बिठा दिया V1 से V2, T के जगह पे हमने बिठा दिया RT, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा T1, तो RT1/V इंटू dV। ये कहां से हमने लिया, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, PV = RT। तो R कांस्टेंट, T कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन V1 to V2 1/V dV। तो हो गया हमारा RT1, जिसका तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, log ऑफ V2/V1 to the base E। ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन फॉर फर्स्ट स्ट्रोक। W = RT1 log of V2/V1
टू द बेस ई, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन फर्स्ट स्ट्रोक, और फर्स्ट स्ट्रोक के लिए वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया हमारा इतना। ठीक है, ये तो हम जानते हैं आइसोथर्मल का वर्क डन तो हमने पहले भी किया है, जस्ट मैंने फिर से कर दिया। उतार लो ये यहाँ तक, फर्स्ट स्ट्रोक हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेकंड स्ट्रोक। फर्स्ट स्ट्रोक पे हमने आइसोथर्मल एक्सपांशन किया, सिलेंडर को, इस सिलेंडर को हमने सोर्स पे बिठाया, जिसके वजह से गैस एक्सपांड हुआ। अभी हम देखेंगे सेकंड स्ट्रोक पे। अभी हम देखेंगे सेकंड स्ट्रोक। ठीक है, सेकेंड स्ट्रोक पे हम क्या करेंगे, सेकेंड स्ट्रोक पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम सोर्स पे बिठाए थे, अभी सोर्स से उठा देंगे। उठाकर हम इस इंसुलेटिंग सिलेंडर को स्टैंड पे बिठाएंगे, इस स्टैंड पे बिठाएंगे। अभी स्टैंड का तो कोई टेम्परेचर नहीं है। हमने आइसोथर्मल एक्सपांशन पे क्या किया था, इस इंजन को, इस इंसुलेटिंग सिलेंडर को सोर्स पे बिठाया था, जिसके वजह से गैस ने एक्सपांड किया, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया। ठीक है, वर्क डन हुआ। अभी हम सेकेंड स्ट्रोक यानी एडियाबैटिक एक्सपांशन देखेंगे। अभी एडियाबैटिक एक्सपांशन पे प्रेशर और वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर भी, टेम्परेचर कुछ भी हो। ठीक है, हीट रिजेक्ट नहीं हो सकता, हीट बाहर से गेन भी नहीं हो सकता। तो ये जो सिलेंडर जो है, इंसुलेटिंग सिलेंडर जो है, इसको हम अभी सोर्स से उठा के हम अभी स्टैंड पे बिठाएंगे, यहाँ पे हम बिठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बिठाएंगे। अब ये स्टैंड का तो कोई टेम्परेचर नहीं है, और ये भी हमारा पूरी तरह से इंसुलेटेड है, तो ये गैस जितना भी है ये ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। पहले तो हम सोर्स पे बिठाए थे, एक्सपांड होता रहा, अभी हमने उठा दिया इंजन को, ये तो एक्सपांड हो रहा है, स्टैंड पे बिठा दिया। अब स्टैंड का तो कोई अलग से टेम्परेचर भी नहीं है, तो ये टेम्परेचर लॉस या गेन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और ये तो हमारे इंसुलेटेड है, तो ये जो फर्दर जो पिस्टन जो मूव कर रहा है, ये अपने आप मूव करता ही रहेगा। ठीक है, यानी ये स्टेज हो गया हमारा एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो अभी एडियाबैटिक एक्सपांशन के लिए वर्क डन का वैल्यू क्या था, PdV, ये तो थर्मोडायनामिकल वर्क डन है। फॉर एडियाबैटिक एक्सपांशन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW इंटीग्रेशन PdV लिमिट फ्रॉम V1 टू V2। तो एडियाबैटिक का स्टेट इक्वेशन का फॉर्मूला था PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे हमारा आ गया K बाई V टू द पावर गामा dV। अब इसका हम इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, ये W2 दे देते, पहले वाला W1 दे देना। पहले जो फर्स्ट स्ट्रोक था ये W1 दे देना, मैंने देने में मिस्टेक कर दिया था, मैंने देना भूल गया था, तुम लोग दे देना। W2 इज इक्वल्स टू, ये तो हम जानते हैं R बाई 1 माइनस गामा अंदर ब्रैकेट T2 माइनस T1, यस, T2 माइनस T1। एडियाबैटिक एक्सपांशन का तो हमने वर्क डन निकाला था, ये डायरेक्ट मैंने बिठा दिया। ठीक है, तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर करके भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सेकंड स्ट्रोक हमारा एडियाबैटिक एक्सपांशन था। हमने क्या किया, इस इंसुलेटिंग सिलेंडर को फिर से समझा के देता हूँ, हमने इंसुलेटिंग सिलेंडर को स्टैंड पे बिठाया। अब स्टैंड का तो कोई अलग से टेम्परेचर नहीं है, इसका तो कोई अलग से टेम्परेचर नहीं है जो कि टेम्परेचर देगा, स्टैंड का तो कोई टेम्परेचर नहीं है। काठ का पकड़ लो, वुड का पकड़ लो, प्लास्टिक का पकड़ लो, इसका तो कोई टेम्परेचर नहीं है, अलग से नहीं है। और ये कम्प्लीटली इंसुलेटेड है, ये जो पिस्टन जो है कम्प्लीटली इंसुलेटेड है, तो ये गेन या लॉस करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो पिस्टन तो पहले से मूव कर रहा है, अब स्टैंड पे भी रखो फिर से मूव करता रहेगा।
तो ये स्टेज हो गया हमारा डायबिटिक एक्सपेंशन। अभी डायबिटिक एक्सपेंशन का स्टेट इक्वेशन हम जानते हैं, P/T गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये सारे कैलकुलेशन करके रिजल्ट आता है हमारे ये तो हम जानते ही है, ये मैंने डायरेक्टली बिठा दिया W2। ठीक है, पहले वाला तुम लोग W1 दे देना और ये वाला हमारा W2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम देखेंगे थर्ड स्ट्रोक, यानी अभी हमारा कंप्रेशन होगा। थर्ड स्ट्रोक पे हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है इसको हम सिंक पे प्लेस करेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इस आइसोथर्मल कंप्रेशन पे हम क्या करेंगे, सिलेंडर को सिंक पे प्लेस करेंगे। सिलेंडर को हम कहां पे प्लेस करेंगे, सिलेंडर को हम सिंक पे प्लेस करेंगे। अब सिंक तो कोल्ड बॉडी है, ठंडा है, तो ये सिंक पे प्लेस करने के बाद ये जो पिस्टन जो है जिसका मूवमेंट रहेगा हमारा डाउनवर्ड की तरफ, अभी हम सोर्स से उठा देंगे, स्टैंड से उठा देंगे। स्टैंड से उठा के हम अब ये सिलेंडर को कहां पे प्लेस करेंगे, सिंक पे प्लेस करेंगे, क्योंकि अभी का हमारा स्टेज हम स्टडी करेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब ये कंप्रेस तभी हो सकता है, अभी ये हमारा कंप्रेस तभी हो सकता है जब ये इसका टेम्परेचर रिजेक्ट हो जाए, यानी वर्क डन आएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो ये सोर्स रिजेक्ट तभी इसका टेम्परेचर ये तभी रिजेक्ट करेगा जब इसको हम सिंक पे बिठाएंगे, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर तो लो है। मान के चलो अगर गरम अगर किसी लोहे को अगर हमने बर्फ में डाल दिया तो लोहा क्या करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा। ठीक वैसे ही ये तो हमारा अभी गर्म है, तो ये गर्म बॉडी को हमने सिंक पे प्लेस किया कंप्रेस होने के लिए, ठंडा होने के लिए। कंप्रेशन तभी होगा जब ये हीट लॉस करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा, और हीट रिजेक्ट तभी करेगा जब वर्क डन हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसको हम अभी स्टैंड से उठा के हम अभी सिंक पे प्लेस करेंगे और ये पिस्टन का मूवमेंट रहेगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो थर्ड स्ट्रोक पे वर्क डन का वैल्यू सपोज W3, सिंस आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो R टेम्परेचर हमारा T2, RT2 लॉग ऑफ, सपोज अभी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सपोज V3 से सपोज V4 तक। ठीक है, V3/V4 दे देते, पहले V1 V2 दिया था, अभी V3 V4 देते टू द बेस A। वर्क डन कंप्रेशन है इसीलिए सामने हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, वर्क डन कंप्रेशन है इसीलिए सामने हम लगाएंगे माइनस, ये हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, R तो ये यही है हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन हो या आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, फॉर्मूला क्या है, RT इंटू लॉग ऑफ V1/V2। तो अभी वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है, सपोज V3 से लेकर V4 तक, मान के चलते हैं इसे लेकर V4 तक चेंजेस हो रहा है, तो R सिंक का टेम्परेचर हमारा T2 लॉग ऑफ V3/V4 टू द बेस C, और ये कंप्रेशन है, हीट रिजेक्ट है, तो वर्क डन नेगेटिव सामने हमने बिठा दिया माइनस। ठीक है, और नंबर 4 फोर्थ स्ट्रोक। ठीक है, फोर्थ स्ट्रोक पे हम क्या करेंगे, फोर्थ स्ट्रोक पे हम अभी सिंक से उठा के फिर से हम स्टैंड पे बिठाएंगे। तो ये डायबिटिक कंप्रेशन हुआ, ये तो कंप्रेस हो रहा है, स्टैंड का तो कोई टेम्परेचर नहीं है, तो इसको हम अगर यहाँ पे बिठाए तो भी ये नीचे की तरफ जाता रहेगा। तो फोर्थ स्ट्रोक पे W4 इज इक्वल्स टू डायबिटिक कंप्रेशन है तो हो जाएगा R/-R/1 माइनस गामा इंटू T2। सपोज टेम्परेचर अभी चेंजेस हो रहा है T1 से लेकर T2 तक, या फिर अगर हम
यहाँ से T2 माइनस T1। तो अगर हम माइनस अगर हम यहाँ तक अंदर ले जाए तो R डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इंटू T1 माइनस T2 W4। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। वर्क डन नेगेटिव क्यों? क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है, इसीलिए वर्क डन हमारा नेगेटिव। ठीक है, ओके। अच्छा, सो टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। सो टोटल वर्क डन, इसका हम ग्राफिकल एनालिसिस भी देखेंगे। टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, W3 हमारा माइनस है, सो माइनस W3, W4 भी हमारा माइनस है, माइनस W4। और यही आता है एरिया ABCD। हम दिखाएंगे, अभी ग्राफ दिखाएंगे एरिया ABCD। ठीक है, यहां तक उतार लो, फिर हम ग्राफ देख रहे हैं। तो कार्नर साइकिल का हम ग्राफ देखते हैं। चलो, कार्नर साइकिल का हम अभी ग्राफ देखेंगे। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, इंडिकेटर डायग्राम, पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है। तो पहले था हमारा P1 V1, इसका कोऑर्डिनेट P1, V1, इसका कोऑर्डिनेट P2, V2, इसका कोऑर्डिनेट P3, V3 और इसका कोऑर्डिनेट P4, V4। ठीक है, यही है हमारा कार्नोट साइकिल। पहले वाला कर्व जो है, ये जो कर्व जो है, ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रोक। ये हमारा एडियाबैटिक एक्सपांशन है, सेकेंड स्ट्रोक। ठीक है, ये जो कर्व है, ये हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन है। ये हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और ये जो कर्व है, ये हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन है, फोर्थ स्ट्रोक। ठीक है, तो पहले वाला कर्व जो है, वो ये जो AB है, इसका अगर एरिया हम देखें ABGE,
ये है हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। ए बी जी ई यही एरिया है, हमको डिनोट करता है। एरिया अंडर द कर्व हमको वर्क डन डिनोट करता है ना। तो अगर ये आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ तो आइसोथर्मल एक्सपांशन का वर्क डन क्या होगा, एरिया ए बी जी ई, ठीक है। तो पहले वाले के लिए आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए W1 इज इक्वल्स टू एरिया ए बी जी ई, समझ में आया। उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपांशन W2, एडियाबेटिक एक्सपांशन के लिए एरिया कौन सा आएगा, बी सी एच जी, समझ में आया, बी सी एच जी बी, यही एरिया आएगा हमारा, एरिया बी सी एच जी, ठीक है। तीसरा W3, W3 के लिए कौन सा वाला एरिया आएगा, W3 यानी आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब ये कर्व अगर हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन डिनोट कर रहा है, ये कर्व, तो एरिया आएगा हमारा CDFH, एरिया आएगा हमारा CDFH, ठीक है। और W4 कौन सा आएगा, यानी एडियाबेटिक कंप्रेशन W4, ये हो गया हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये कार्ब हमको एडियाबेटिक कंप्रेशन दे रहा है, तो एरिया आएगा हमारा ADFE, या फिर ए, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट हमारा डी है, ये पॉइंट डी है, ये डी नहीं है, ये पॉइंट हमारा डी है, तो हो गया हमारा ADFE, ठीक है। तो हो गया हमारा ADFE एरिया, ADFE एरिया हो गया हमारा W4, ठीक है। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4, यानी ABGE और BCGH, ये दोनों एरिया को प्लस करने के बाद अगर ये दो एरिया अगर माइनस दे दिए तो टोटल कौन सा एरिया रह गया हमारा, ये ABCD वाला है। समझ में आया ना, समझ में आया ना। अगर ये दो एरिया को हमने प्लस कर दिया, ABGE और BCG को अगर एरिया को प्लस कर दिया, और इन दोनों का प्लस करने के बाद CDFH और ADFE दोनों एरिया प्लस करने के बाद अगर यहाँ से अगर हमने माइनस कर दिया तो टोटल एरिया कौन सा रहेगा, एरिया अंडर द कर्व ABCD। समझ में आया ना। दिस साइकिल इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल एंड द इंजन इज कॉल्ड कार्नोट इंजन। समझ में आया। इसका अगर एफिशिएंसी हम देखें तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अभी आउटपुट तो हमारा टोटल वर्क डन W, ठीक है, और इनपुट हमारा इनपुट एनर्जी सपोज हमारा Q1, ठीक है। ठीक है, और ईटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये तो हम जानते हैं हीट इंजन का एफिशिएंसी, ये तो हमने देखा, ये भी एफिशिएंसी हमारा सेम ही रहेगा। और अनदर फॉर्म T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, ये भी लिख सकते हैं और ये भी हम लिख सकते हैं। समझ में आया। उतार लो ये कॉपी पे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा रेफ्रिजरेटर।
नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा रेफ्रिजरेटर, ये हम देखेंगे अब। ओके अच्छा, तो रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर तो हम जानते हैं हर घर में रहता है, ठीक है। सेम एक इंजन की तरह है। इसमें क्या रहेगा? एक सोर्स रहेगा, एक सिंक रहेगा और मैकेनिकल पार्ट्स रहेगा, ठीक है। तो सोर्स का टेम्परेचर, सपोज सोर्स हमारा एटमॉस्फेयर रहेगा। सिंक, सपोज ये हो गया हमारा सिंक, जिसका टेम्परेचर सपोज हम T1। सपोज ये पकड़ लेते हैं मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। मैकेनिकल पार्ट्स दे देते हैं, सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स। तो सिंक से मैकेनिकल पार्ट्स कनेक्टेड रहेगा और सोर्स हमारा एटमॉस्फेयर। सोर्स हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। और इसके साथ एक रेफ्रिजरेटर के साथ एक अनदर कंपोनेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसर। अगर हर किसी के घर में फ्रिज है तो फ्रिज के एकदम नीचे के भाग में, भाग में देखना, इतना बड़ा एक मशीन रहता है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसर। इसको हम बोलते हैं कंप्रेसर, ठीक है। तो ये भी सेम, इसका अगर वर्क डन से हीट इंजन की तरह ही काम करेगा। वर्क डन इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। सिंक का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर सपोज T2। तो कुछ पार्ट हमारा सोर्स की तरफ चला जाएगा और कुछ पार्ट हमारा मैकेनिकल पार्ट्स एब्जॉर्ब कर लेगा। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2, ठीक है। इसका एफिशिएंसी भी हमारा सेम ही है। इसका हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। इसका एफिशिएंसी को हम स्पेशल नाम देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका एफिशिएंसी को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिनोटेड बाय COP। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सेम, ये हो गया इनपुट बाय आउटपुट। एफिशिएंसी क्या था? एफिशिएंसी था हमारा आउटपुट बाय इनपुट। एफिशिएंसी था हमारा आउटपुट बाय इनपुट, और इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रहेगा इनपुट बाय आउटपुट। तो इनपुट कितना हमारा Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन हमारा W, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, और अपना होमवर्क भी तुम लोग करते रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।